नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष, स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन की तरफ से। स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउस वीज़ा, बट डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन रहती है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। करंट सिचुएशन में जो फरवरी 2023 का इनटेक की बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा देने के लिए। शुरुआत करेंगे जी। पहले स्पाउस वीज़ा कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसकी, जिस बच्चों ने यहाँ से डिप्लोमा किया, फॉर एग्जांपल जीएनएम का डिप्लोमा किया या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया 3 इयर्स वाला, अगर वो बैचलर में जा रहे हैं तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपना इकट्ठों का। सेकेंड चीज़, जिन्होंने बैचलर्स करी है या मास्टर्स की हुई है या डबल मास्टर्स भी की हुई है, वो भी स्पाउस वीज़ा इकट्ठों का अप्लाई कर सकते हैं। आगे फर्दर मास्टर्स में जाना पड़ेगा। बैचलर वाले तो मास्टर में जाएंगे जाएंगे, जो मास्टर्स वाले वो भी फर्दर मास्टर्स में जा सकते हैं। पहली बात तो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। रहेगी +2 की बात। +2 के बाद स्पाउस वीज़ा देने में दिक्कतें कहाँ आती हैं। एक तो जो मेन एप्लीकेंट और स्पाउस होते हैं उनकी एज कम होती है, तो उसमें पुरानी मैरिज नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि अगर +2 के बाद मैरिज दिखाएंगे 1 साल पुरानी मैरिज, तो नेचुरल बात है गैप बन जाएगा बच्चे का। तो देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स की +2 के बाद इकट्ठे फाइल लगाने का कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। बट अगर डिप्लोमा किया है, बैचलर्स की है या मास्टर्स करी है, तो आप आगे फर्दर इकट्ठों का स्पाउस वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया का लगा सकते हो। इसके बाद आ गई जी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात। कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो मेन एप्लीकेंट्स के जितने फंड्स लगने हैं वो तो लगने ही हैं। वो तो लाइक 1 साल की फ़ीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रैवल और इंश्योरेंस दिखाना आपने। इसके अलावा जो फंड्स जो स्पाउस के फंड्स हैं उसमें क्या फ़र्क रहेगा। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलिए इंडियन करेंसी में कि 4 लाख के आसपास आपने फंड्स दिखाने हैं एक्स्ट्रा जो स्पाउस के, प्लस जो उनकी इंश्योरेंस और ट्रैवल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलिए कि 2.5 से 3 लाख का एक्स्ट्रा, तो अराउंड 6.5-7 लाख रुपए के आपके जो फंड्स हैं वो स्पाउस वीज़ा में एक्स्ट्रा शो होंगे एज़ कम्पेयर टू सिंगल केस। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। देखिए, सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट इज़ मैरिज सर्टिफिकेट जो है मैरिज का आपके पास होना चाहिए। अगर कहीं पे भी अगर आपकी मैरिज अगर लाइक सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल मंदिर का या गुरुद्वारा साहब का एक सर्टिफिकेट है, उससे काम नहीं चलता। आपको मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं काम चलता। हाँ, कई स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं जी हमारी मैरिज तो टेक्निकली 1.5 साल पहले की है, बट रजिस्ट्रेशन जो है अब नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी या एम्बेसी में अगर कुछ देखना भी है तो उन्होंने ये देखना है कि आपकी जो मैरिज डेट क्या है, बजाय कि मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट का। रजिस्ट्रेशन आप तब करवाते हो जब आपको ज़रूरत होती है कि हाँ जी मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप बनवाओगे। वरना कोई एज सच अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट की तो आप नहीं बनवाते। तो अगर आप 1 साल पुरानी मैरिज या 2 साल पुरानी मैरिज आपकी है या दिखाना चाहते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट पे मैरिज डेट पुरानी आपको चाहिए। तो अगर वो आपकी है तो दैट इज़ ओके। मैरिज सर्टिफिकेट आपका नया है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि जो पासपोर्ट पे नाम चढ़ना होना ज़रूरी है या नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट अभी 6 महीने पुराना बना है या आपकी वाइफ का भी 6 महीने पुराना पासपोर्ट बना है, जो मेन एप्लीकेंट वो भी 6 महीने पुराना पासपोर्ट है, स्पाउस का भी। बट आप अगर ये देखते हैं कि यार मैरिज जो है पुरानी रजिस्टर करवा दें, तब देखो अगर 1 साल पुरानी मैरिज रजिस्ट्रेशन आप डेट डाल रहे हैं तो उसमें उस टाइम पे डेट तो चलो आपने किसी तरीके से दिमाग चला के लगा दिया, बट उस टाइम पे पासपोर्ट तो आपका उस टाइम पे मैरिड हो गए। जिस दिन आप पासपोर्ट आपने किया है तो टेक्निकली उस टाइम पे आप मैरिज थे एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। तो पासपोर्ट पे अगर ऐसी सिचुएशन है तो पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना चाहिए दोनों का। बट अगर आपके पासपोर्ट पुराने हैं, उसके बाद आइट्स करी है, पीटी करी है, उसके बाद मैरिज हुई है, नो प्रॉब्लम। उस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट पे नाम चढ़ाने की। हाँ, बट अगर पासपोर्ट जो है वो आपका नया है और मैरिज पुरानी है तो आपको दिखाना पड़ेगा, दैट्स मैंडेटरी। या फिर आपकी पहले आपने आईएचपीटी करी, उसके बाद मैरिज हुई, उसके बाद अगर आप पासपोर्ट बना रहे हैं तो भी पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना ज़रूरी है। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आईएचपीटी अगर पासपोर्ट के बाद बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पासपोर्ट मैरिज के बाद का है
लाइक डेट ऑफ पासपोर्ट इशू मैरिज की डेट से पहले का नहीं है और बाद का है, तो फिर आपको पासपोर्ट पे नाम दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कि इनकम के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपको कम से कम कोशिश कीजिए कि 20 से 25 लाख की एनुअल इनकम दिखाइए स्पाउस केस में, जो कि सिंगल केस में हम रिकमेंड करते हैं कि अराउंड 12 से 15 लाख की इनकम होनी चाहिए आपकी। तो इनकम स्ट्रांग रहेगी तो ही आपका सक्सेस रेट हाई रहेगा। फिर आगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स की रहती है कि स्पाउस ने ग्रेजुएशन नहीं किया। बिल्कुल जी, एज पर लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन या एम्बेसी की तरफ से एज सच कोई क्लियर कट रिटन में गाइडलाइन नहीं है कि स्पाउस की ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है कि स्पाउस की ग्रेजुएशन क्यों मांगते हैं, +2 के साथ क्या प्रॉब्लम है उनको। बात ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो नहीं है, कि हाँ सिर्फ बाहर जाने के चक्कर में मैरिज तो नहीं करी। अगर आपके हस्बैंड ने फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा किया है कोई 3 साल का गवर्नमेंट का, या प्राइवेट डिप्लोमा किया +2 के बाद ही कोई डिप्लोमा करके वो जॉब कर रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। हमने रिसेंट भी काफ़ी वीज़ाज दिए हैं जिसमें स्पाउस की ग्रेजुएशन ना होने के बाद भी वीज़ाज आए। बट क्या चीज़ मैंडेटरी है, क्या चीज़ आपको दिखानी ज़रूरी है अगर स्पाउस की +2 है, तो आप ये दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई डिप्लोमा किया, प्राइवेट डिप्लोमा किया, वो भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि वो कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बिज़नेस के या जॉब के प्रूफ्स वो आपके पास होने चाहिए। तो ये नहीं आप दिखा सकते कि जी मेरी तो एजुकेशन +2 के बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स है, मेरे हस्बैंड ने जी +2 करी है, क्या करते हैं जी खेती बाड़ी, और ज़मीन किसके नाम पे है जी, वो तो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स के नाम पे है। तो खेती बाड़ी आपके हस्बैंड की नहीं बनती क्योंकि ज़मीन उनके नाम पे नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जिसके नाम पे ज़मीन है तो उसकी ज़मीन की आमदन भी उसी की हुई। ये नहीं है कि पेरेंट्स के नाम पे ज़मीन है और उसकी आमदन जो है अगर आप जे फॉर्म दिखा के या इनकम टैक्स रिटर्न बन के एग्रीकल्चर इनकम की आपके हस्बैंड की नहीं दिखा सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर मैरिज आप करवा रहे हैं और स्पाउस केस आपने अप्लाई करना है तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर स्पाउस आपके +2 हैं तो एग्रीकल्चर इनकम मत दिखाइए। कोई डिप्लोमा दिखा के अगर आप जॉब दिखाते हैं दैट इज़ रियली गुड, उसमें आपका जो उनका ये एक प्रोफाइल बन जाती है कि वो काम करते हैं, उनके अकाउंट में सैलरी आ रही है, या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो उनकी भी जो आमदन है उनके रिफ्लेक्ट कर रही है ITR के थ्रू। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैंडेटरी रहेंगी। तो +2 अगर स्पाउस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम के डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आगे बात नई मैरिज की। बिल्कुल जी, कई केसेस में नई मैरिज होती है, कई मैरिजेस बहुत ही रिसेंट होती हैं। चलो जी कई कहते हैं हमें जी हम पुरानी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेट ऑफ मैरिज, बट कई केसेस में नहीं रजिस्टर हो सकती पुरानी। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 5-6 महीने पुरानी मैरिज आपकी हो, इससे जल्दी मैरिज पे फाइल ना लगाएं। ऐसे केस में ये चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 65% मार्क्स हों आपकी, 6.5 नॉट लेस देन 6 IELTS या PT में आपका स्कोर होना चाहिए। तो अगर ये स्कोर्स के साथ आप अप्लाई करते हैं स्पाउस वीज़ा, तो अगर आपकी मैरिज 6 मंथ्स के आसपास भी पुरानी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट कहानी वही आगे घूम फिर के कि एक पॉइंट कोई कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हो कि मैरिज भी नहीं है जी, स्पाउस की भी +2 है जी, IELTS भी बैंड भी कम है, गैप भी है स्टडी में, जो आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हो वो भी आप कह रहे हो जी कैश इन हैंड सैलरी है। तो यानी कि 1 या 2 कमियां चल जाती हैं। अब इतनी कमियां अगर इकट्ठी करके लगाएंगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि अगर स्पाउस की किसी टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा की रिजेक्शन है ऑस्ट्रेलिया की, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। काफ़ी केसेस में सब कुछ ठीक होता है बट स्पाउस की जो है टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा की रिजेक्शन होती है। देखिए अगर तो रिजेक्शन पुरानी है, पुरानी का मतलब कम से कम 1.5-2 साल पुरानी है, टूरिस्ट वीज़ा की या स्टडी वीज़ा की, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर आप बोलो जी अभी थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले जी हमने टूरिस्ट वीज़ा हस्बैंड ने लगाया था, नहीं लगा जी, अब वो कह रहे हैं जी स्पाउस के साथ लगा दें। देखिए एम्बेसी सेम है, उनके पास आपका रिकॉर्ड है, तो उनको शरेआम समझ आती है बात की आपने टूरिस्ट वीज़ा की ट्राई मारी जी, आपने उसमें कुछ और स्टोरी बताई कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैंने ये घूमने फिरने आना है या जो भी है। उसके बाद आपको वो वीज़ा नहीं मिला तो आपने फिर स्टोरी चेंज कर दी कि नहीं जी मेरे को तो अपनी वाइफ के साथ डिपेंडेंट पे आना है। तो ध्यान रखिए ये चीज़ों का, ये चीज़ें ऐसी नहीं रहती। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन है कि नहीं आपकी रिजेक्शन है तो दैट इज़ कि आप अपना सिंगल का, आपकी वाइफ का अप्लाई कीजिए, तो बाद में आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई
कीजिए। बट अगर मैं जो स्पाउस की जो रिजेक्शन है वो 1.5-2 साल पुरानी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इकट्ठे अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि जो स्पाउस वीज़ा में और सिंगल वीज़ा में कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, बट इनकम के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो थोड़े बहुत फंड्स एक्स्ट्रा शो करने हैं, जो पासपोर्ट पे नाम चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना, तो और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो आपको लाइक मैटर करती हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके स्पाउस की किसी और कंट्री से रिजेक्शन है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दैट्स टोटली फाइन। बट अगर ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन है तो आपके केस पे भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर 1.5-2 साल पुरानी जो 1.5-2 साल पुरानी रिफ्यूज़ल है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल ओके, यू कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, इकट्ठे अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हो। बट अगर रीसेंट है तो प्लीज़ मत अप्लाई कीजिए, देयर विल बी ए प्रॉब्लम इन जीटी ऑल्सो, और वीज़ा में भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के आप अपना जो स्पाउस का वीज़ा है या स्पाउस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। बाकी इनकम जो है हस्बैंड की ज़रूर दिखाएं, जो उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट ज़रूर दिखाएं, और उनका अकाउंट में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाने की उनके सेविंग्स जो हैं कुछ ना कुछ 5-6 लाख रुपये उनके अकाउंट में है, तो दीज आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो फंड्स हैं वो मेन एप्लीकेंट्स के पेरेंट्स, मेन एप्लीकेंट के ग्रैंड पेरेंट्स, हस्बैंड दिखा सकते हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स दिखा सकते हैं, हस्बैंड के ग्रैंड पेरेंट्स दिखा सकते हैं। तो ये सारे लोग फंड्स आपके शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेन एप्लीकेंट के नाम पे ही चाहिए या हस्बैंड के नाम पे चाहिए। तो ये सारे फंड्स जो हैं दिखाए जा सकते हैं, इस तरीके से आपके फंड्स जो हैं शो किए जा सकते हैं। बाकी हमारे ऑफिस चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में हमारा नया ऑफिस अभी ओपन हुआ है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमारा सिडनी में ऑफिस है। तो आप किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन को जानकारी देना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं इस वीडियो में नहीं आपको कवर कर पाया, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, तो आपको मैं लाइक विद इन 24 आवर्स हमारी कंपनी से आपको रिप्लाई आएगा। थैंक यू सो मच।